वेरी गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हम लोग वारंट ऑफ अरेस्ट के रिगार्डिंग सेक्शन 70 to 77 हम लोग कवर करेंगे आज। सेक्शन 70 to 77 एज वी ऑल नो डैट जब भी एक पुलिस ऑफिसर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है अंडर सेक्शन 173 सेक्शन में, उसके बाद कोर्ट जब चार्ज लगा देती है, चार्ज लगाने के बाद विटनेस को कॉल किया जाता है, राइट? विटनेस को कॉल किया जाता है। इनिशियल स्टेज में वो लोग समन इशू करते हैं, इट्स ओके। अगर वो विटनेस नहीं आता तो दोबारा से हम लोग समन इशू कर देते हैं। अगर वो नहीं आता तो लॉ कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लॉ क्या कहता है, if the witness refused to accept the summon, अगर वो समन नहीं रिसीव कर रहा, then it was the duty of the court to secure presence of the witness by coercion method. And what are the coercion method? These are the coercion method. Warrant of arrest is the coercion method, right? So if his method is so used, अगर हम ये मेथड यूज करेंगे वारंट ऑफ अरेस्ट के रिगार्डिंग, तो कोर्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो उसके रिगार्डिंग को ऑर्डर पास कर सकता है। और लॉ कहता है कि अगर ये जो कोर्शियन मेथड ना यूज करे कोर्ट, लाइक कोर्ट ने समन इशू कर दिए, अगर वो नहीं आते तो कोर्ट एविडेंस क्लोज कर देती है। लॉ कहता है कि ये बहुत गलत है, दिस इज नॉट लीगल in the eye of law, because the court has the power to use the coercive method against those person जो सम्मन रिसीव नहीं कर रहे, जिन्होंने सम्मन रिसीव करने के बावजूद वो कोर्ट में अपेयर नहीं होते। तो लॉ कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू ब्रिंग द विटनेस इन बिफोर द कोर्ट। वो उनकी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि अगर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके पास कोई पावर ही नहीं है। उसकी ड्यूटी क्या है कि अगर कोई विटनेस आ गया तो उसकी एविडेंस करवानी। पुलिस की ड्यूटी क्या है? विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। तो एट द एंड हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू यूज द कोर्सिव मेथड टू फोर्सफुली ब्रिंग द विटनेसेस बिफोर द कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो लॉ कहता है कि ये जो हमारे सेक्शंस हैं, These sections are important क्योंकि यहाँ पर वारंट के रिगार्डिंग बात की गई है। वारंट कैसा होता है, कैसा नहीं होता, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। एज वी डिड इन समन केसेस, जब हम लोग समन बात कर रहे हैं, समन के रिगार्डिंग समन डुप्लीकेट होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, लाइक द सेम वे वारंट भी सेम ही है। लॉ कहता है कि जब सेक्शन 70 की रिगार्डिंग बात करें, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, ये प्री पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स वेरी सिंपल, एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय द कोर्ट, कोर्ट ही इशू करेगी वारंट ऑफ अरेस्ट को, एंड इट मस्ट बी इन अ रिटन फॉर्म, वर्ड शैल बी इन राइटिंग, शैल बी इन राइटिंग, इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। कोर्ट कभी भी ओरली नहीं कहती पुलिस को जाइए इसको अरेस्ट करके लेके आओ, दे हैव टू गिव एवरीथिंग इन रिटन फॉर्म। तो इट शैल बी इन अ राइटिंग साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड शैल बेयर द सील। दीज आर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द वारंट। ये तीनों प्रेजेंस होने चाहिए। उनके रिगार्डिंग कोर्ट रिटर्न में होगी, वारंट रिटर्न में होगा, सिग्नेचर होना चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के, राइट? सील ऑफ द कोर्ट इज नेसेसरी। अगर हम बात करें अगर इनमें से तीनों में से कोई चीज मिस है, लाइक सपोज कोर्ट की सील नहीं है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन नहीं है, वेदर इट इज अ इरेगुलरिटी व्हिच कैन बी रिमूव्ड और आर इरेगुलरिटी व्हिच कैन नॉट बी रिमूव्ड और व्हिच विशिएट द होल ट्रायल, क्या वो ऐसी एक छोटी सी गलती है जिसकी वजह से पूरा का पूरा ट्रायल विशिएट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विशिएट हो जाएगा? जब वो छोटी सी गलती है जिसको इग्नोर किया जा सकता है, तो लॉ कहता है कि सेक्शन 465 के अकॉर्डिंग इट इज जस्ट आ मेयर इरेगुलरिटीज, राइट? इट इज मेयर आ इरेगुलरिटीज व्हिच कैन बी रिमूव्ड लेटर ऑन। तो दैट डजंट मैटर, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इलीगल अरेस्ट नॉट टू विशिएट द ट्रायल। तो ये भी है कि अगर किसी पर्सन को इलीगली अरेस्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका ट्रायल विशिएट हो जाएगा। ट्रायल कभी विशिएट नहीं होता, VITIATE विशिएट कभी नहीं होता। इलीगल दैट डजंट मीन कि सारा का सारा वो प्रोसीजर उन्होंने फॉलो नहीं किया, वो पुलिस पे हम लोग कवर कर सकते हैं, उनके रिगार्डिंग चार्जशीट फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा ट्रायल विशिएट नहीं होगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इज नेसेसरी। अगर वहां पर साइन नहीं है वारंट पे, सील नहीं है, तो ये मेरे इरेगुलरिटीज है अंडर सेक्शन 465 व्हिच कैन बी रिमूव्ड, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सेक्शन 70 में, that every such warrant shall remain in force until it is cancelled.
लॉ कहता है कि जब एक बार कोर्ट ने, जज ने वारंट इशू कर दिया तो वो टिल जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता तब तक वो इन्फोर्समेंट में रहता है। तो इट्स बेटर आप कैंसिल करवा लो, राइट, कैंसिल करवा सकते हो। इट इज ओपन टू द पुलिस ऑफिसर, वो कभी भी आगे पुलिस रिक्वेस्ट कर सकती है कोर्ट में, सर इस वारंट को फॉर द टाइमिंग कैंसिल कर दो। या फिर वो हम बात कर रहे हैं वो रिमेन फोर्स तब तक रहेगा जब तक एक्चुअल में उस वारंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, तब तक वो लाइफ में रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 71 सेज एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन मे इन डिस्क्रिशन डायरेक्ट बाय एंडोर्समेंट ऑन द वारंट दैट इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट अ बॉन्ड। अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ वारंट, वन इज बेलेबल वारंट एंड सेकंड इज नॉन बेलेबल वारंट। इन बेलेबल वारंट जो जज होता है वो आपको बेलेबल वारंट इशू करता है और आपके वहां पर अमाउंट लिख दिया जाता है कि इतना अमाउंट अगर वो पर्सन जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हैं अगर वो उसकी सिक्योरिटी दे रहा है तो आप उसको छोड़ दो और उसको बता दो कि इस तारीख को आपको कोर्ट में आना है। अगर आप कोर्ट में नहीं आए तो वो जो अमाउंट है वो सारा फॉरफिट कर दिया जाएगा और आपको वारंट जो है आपके अगेंस्ट दोबारा से इशू किए जाते हैं, दैट इज नॉन अवेलेबल वारंट। तो लॉ कहता है कि सेक्शन 71 में सिर्फ वहां पर जो कोर्ट है अगर उनको लगता है कि इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पावर ऑफ द कोर्ट और उनको लगता है कि यहाँ पर इन पर्सन के अगेंस्ट अवेलेबल वारंट इशू करने सफिशिएंट है, तो जो लॉ कहता है कि आप उसके ऊपर लिख दो स्पेशल वारंट के ऊपर कि इतना बॉन्ड हमें चाहिए और इतनी श्योरिटीज हमें चाहिए, 2 श्योरिटी चाहिए, सिंगल श्योरिटी चाहिए, वो आप मेंशन कर दो, राइट। तो उसके रिगार्डिंग आप उस पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर दो, वो पुलिस ऑफिसर वहां पर जाएगा, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा फॉर द टाइम बीइंग और उसको बताया जाएगा कि अगर आप ये बॉन्ड हमें दे रहे हो एज सो स्पेसिफाइड इन द वारंट तो हम अभी आपको रिलीज कर रहे हैं। अगर आप नहीं दोगे बॉन्ड, श्योरिटीज नहीं लेके आओगे हमारे फॉर द टाइमिंग हमारे सामने, तो हम अभी आपको अरेस्ट करके उस कोर्ट के सामने लेके जाएंगे। तो इट इज अ चॉइस ऑफ द पर्सन, अगर वो आपको श्योरिटी दे रहा है, वो बॉन्ड दे रहा है, तो यू हैव टू वंस रिलीज दैट पर्सन। उसको रिलीज करना होगा, उसके सिग्नेचर लेने होंगे, बेल बॉन्ड जो बॉन्ड है वो वापस आके पुलिस ऑफिसर कोर्ट में सबमिट करवा देगा। अगर वो नहीं ले रहा बॉन्ड नहीं दे रहा, आपको श्योरिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहा पुलिस ऑफिसर को, तो इट इज टोटली अ सिचुएशन इन विच द पुलिस ऑफिसर इज टोटली हेल्पलेस। ही हैज टू अरेस्ट एंड ब्रिंग दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट हु इशूड द वारंट, विच वारंट, बेलेबल वारंट, राइट। तो लॉ कहता है कि एंडोर्समेंट में क्या लिखेगा जज, एंडोर्समेंट में सबसे मेंशन लिखेगा नंबर ऑफ श्योरिटीज, कितने श्योरिटीज चाहिए, अमाउंट कितना होना चाहिए, वो भी कोर्ट वहां पर मेंशन कर देगा, एट द टाइम एट विच he has to stand before the court। और थर्ड है आप टाइम मेंशन करोगे वारंट में कि इस टाइम इस डेट को आपको इस कोर्ट में हाजिर होना है, तो ये वारंट में मेंशन किया जाता है। सो इट्स वेरी सिंपल, whenever security is taken under section 10 under this section, अगर 71 सेक्शन में जो पुलिस ऑफिसर है वो श्योरिटी वो ले रहा है, मींस वो पर्सन श्योरिटी दे रहा है, वो बॉन्ड दे रहा है, तो वहां पे वर्ड लिखा है फॉर द टाइमिंग, अब उसको रिलीज करना होगा। तो ऑफिसर टू हुम द वारंट इज डायरेक्टेड शैल फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट, और वो जो बॉन्ड है वो कोर्ट में आके वापस डिपॉजिट कर दे। सेक्शन 72 says that warrant to whom directed, किसको वारंट दिए जाते हैं, डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर को ही दिए जाते हैं। तो वन और मोर पुलिस ऑफिसर को हम लोग इशू करते हैं, तो ऑर्डिनरली वर्ड वहां पर लिखा है दैट द वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरली बी, नॉर्मली हम सिर्फ पुलिस ऑफिसर को ही देते हैं, वहां पर ऑर्डिनरली मींस नॉर्मली कि हम लोग एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को दे सकते हैं, and but the court issuing such warrant may, if it is immediate execution is necessary, हमें पता है कि अभी के अभी हमें इस वारंट को एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो लॉ कहता है इट गिव्स अ मोर पावर टू द कोर्ट, वो किसी भी पर्सन को डायरेक्शन दे सकता है कि आपके नाम पे हमने ये वारंट इशू किया है एंड यू मस्ट गो एंड एग्जीक्यूट द वारंट, उसको जाके अरेस्ट करके लेके आओ। यहाँ पे वर्ड लिखा है नो पुलिस ऑफिसर इज इमीडिएटली अवेलेबल, डायरेक्ट इट टू एनी पर्सन और पर्सन्स, और वो पर्सन जो है उसके अंडर वो बाउंड हो जाएंगे, और इमीडिएटली जब वो अरेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसको नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर जो है पुलिस स्टेशन उसके पास वो लेके जाएंगे। पर अगर वो प्राइवेट पर्सन है तो डेफिनेटली वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वहां पर उसको लेके जाएंगे कि ये लो जी हमें तो वारंट दिया था, आपके सामने प्रोड्यूस कर दिया। तो सेकंड क्लॉज से सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ द वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट इफ द पर्सन फॉर हुज वारंट इज वाज इशूड इज इन और एंटर्स ऑन एनी लैंड और अदर प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज। एक प्राइवेट पर्सन को अगर हम वारंट इशू कर रहे हैं, उसके पास क्या पावर है? लॉ कहता है अगर आपकी प्रॉपर्टी है,
अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई आपके एंटर कर रहा है तो आपके पास जो पावर है वो सारी पावर आपको इस पास यहाँ पर अवेलेबल है। बीइंग एज ए पुलिस ऑफिसर जो पावर आपके पास होती है वो सारी पावर्स आपके पास भी नहीं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट। थर्ड सिंपली सेज दैट where the person against whom such warrant is issued is arrested, जिसके अगेंस्ट आपने वारंट इशू किया था वो अदर पर्सन ने उसको अरेस्ट कर लिया, राइट। he shall made over with a warrant to the nearest पुलिस ऑफिसर, क्योंकि वो प्राइवेट पर्सन है तो वो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास उसको लेके जाएगा एज पर सेक्शन 43 इज कंसर्न, क्योंकि वहां पर वर्ड लिखा री अरेस्ट, तो इट्स ए काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स। वो प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट करने के बाद एक नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर जो वहां पर होगा या पुलिस स्टेशन होगा वहां पे उसको लेके जाएगा और वो फर्दर उसको फर्दर कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। सेक्शन 74 सेज वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, अगर कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर को वारंट इशू कर दिया तो वो पुलिस ऑफिसर फर्दर इंडोर्समेंट करके किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर की जो उसके यूनियन उसकी ड्यूटी भी वो दिखा सकता है। तो वहां पर बोर्ड लिखा है a warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed under the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed। जिसको डायरेक्शन दी है अगर वो वहां पर एंडोर्समेंट कर दे कि आप मैंने इसको पावर दी तो ये हैज टू करें, क्योंकि अगर तो बाय नेम हुआ तो वो तो किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगा दी है डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग तो वो डेजिग्नेशन एसएसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो वो एसएसपी खुद ना अरेस्ट करेगा, वो नीचे ड्यूटी लगा देगा एसपी की नीचे लगा देगा डीएसपी की, डीएसपी उसको अरेस्ट करके लेके आएगा। तो ऐसे इंडोर्समेंट चलती रहती है हमारी, राइट। सेक्शन 75 सेज नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, जब भी आप उसको वारंट करने जाओगे उसको अरेस्ट करने जाओगे तो अगर वो आपसे डिमांड कर रहा है कि शो मी द वारंट, तो आपको वारंट उसको शो करना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा। वहां पे वर्ड लिखा है द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested। जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हो you have to show that I have a warrant in my hand, ये लो आप पढ़ लो, इसी ग्राउंड के अंदर आपको अरेस्ट करना है, आप चलो हमारे साथ, राइट। Then section 76 says the person arrested to be brought before the court without any delay। जैसे ही आपने उसको अरेस्ट किया under the warrant issued by the court, immediately within 24 hours you have to produce the accused before the concerned court, जिसने वारंट एक्चुअल में इश्यू किए। You have to bring that big person before the court and you have a time by 24 hours and this proviso simply says that such delay shall not in any case exceed 24 hours exclusion of time necessary for the journey। लेकिन जर्नी का टाइम जो है वो आपको डिडक्ट आप कर सकते हो, लाइक सपोज अगर आपको 5 आवर्स लगते हैं जर्नी के, जहां पर आपने अरेस्ट किया उस जगह से लेके आपको आपके 5 आवर्स जो है वो कोर्ट तक लगते हैं, तो लॉ कहता है 24 आवर्स प्लस 5 आवर्स, क्योंकि टाइम जो जर्नी का टाइम है वो आपको एक्सक्लूड करना है और उसके बाद विद इन 24 आवर्स के आपको कोर्ट में पेश करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन सेक्शन अगर बात करें सेक्शन 76 के रिगार्डिंग, तो वहां पर आर्टिकल 20 ऑफ सब आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कह रहा है कि यू हैव टू प्रोड्यूस द person arrested under the warrant before the court within 24 hours। So this is the constitutional हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूटी towards the on the police officer, तो और it is the right of the arrested person, वो भी क्योंकि वो उसको 24 आवर्स के अंदर आपको उसको प्रोड्यूस करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं किया तो आपके रिगार्डिंग रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस हो सकता है, ये प्लीज आप ध्यान में रखना। देन एट द एंड हम लोग बात कर सकते हैं, लास्ट सेक्शन हम लोग बात कर रहे हैं वेयर वारंट में भी एग्जीक्यूट, आपको वारंट दे दिया आप कहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। लॉ कहता है इंडिया में जहां मर्जी आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, जब जहां वो भागेगा आप उसका पीछे करते रहो, आप चाहे अंडोमान जाओ, निकोबार जाओ, जम्मू जाओ, केरला जाओ, राइट, एनीवेयर इन इंडिया आप वहां पर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सेक्शन 77 सिंपली सेज द वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया, एनी प्लेस इन इंडिया। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम बात कर रहे हैं वी हैव इन सेक्शंस के अलावा पूरे सीआरपीसी में और भी कहीं मेंशन किए गए हैं, तो दीज आर द सेक्शंस लाइक विच कोर्ट आर कॉम्पिटेंट टू इशू द वारंट। फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर्ट ऑथराइज्ड जो 80 सेक्शन और 89 में कोर्ट ऑलरेडी ऑथराइज्ड की गई हैं सीआरपीसी में, वो भी कर सकती हैं इन सेक्शन के अलावा। देन सीजीएम अंडर सेक्शन 73 सब क्लॉज 1, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेक्शन 73 सब क्लॉज 1, 187 सब क्लॉज 1, वहां पर वो वारंट इशू कर सकते हैं।
देन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन सेक्शन के अलावा 204 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में वो भी अरेस्ट कर सकता है, वो वारंट इशू कर सकता है। देन हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 390 सेक्शन में भी वारंट इश्यूज कर सकती हैं। तो ये जो सेक्शंस हैं हमारे इन सेक्शन के अलावा ये सेक्शंस हैं जहां पर कोर्ट को पावर दी गई है वो वारंट इशू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। वी हैव टू काइंड्स ऑफ वारंट, वन इज अ बेलेबल वारंट एंड द सेकंड इज नॉन बेलेबल वारंट। इन केस ऑफ नॉन बेलेबल वारंट देयर इज नो चॉइस, पुलिस को अरेस्ट करना है और प्रोड्यूस करना है जज के सामने, दैट्स इट। लेकिन इन केस ऑफ बेलेबल वारंट आपके पास चॉइस है, अगर आप बॉन्ड दे रहे हो जो मेंशन किए गए हैं वारंट में, अगर आप पैसा दे रहे हो उसको श्योरिटीज लेके उसके सामने सिग्नेचर करवा रहे हो तो इट्स ऑल ओके, आपको रिलीज कर दिया जाएगा, दैट्स इट। तो गाइस दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन सेक्शन अप टू सेक्शन 77 फ्रॉम सेक्शन 70 ऑनवर्ड्स। इसके बाद जो 78 सेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो हम लोग कल कवर कर लेंगे सेकंड लेक्चर जो है वारंट के रिगार्डिंग। तो इन केस ऑफ दिस लेक्चर अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप डिस्कस करो। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।